हे गाइस, दिस इज योर अभय भटेजा। आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर कि जो हमारे 2021 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं या जो आप बच्चे हो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो बच्चों के बहुत डाउट्स हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, और किस तरीके से हमारा वाइवा होगा, एग्जामिनर आएगा, इंटरनल आएगा, कहाँ होंगे, सभी को लेके डाउट है और सब कुछ क्लियर होने वाला है। एंड तक बने रहना, ए टू जेड क्रिस्टल क्लियर होंगे आपके प्रैक्टिकल्स कि किस तरीके से किस वे में कंडक्ट होते हैं। तो एक सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का आ रहा था वो ये था कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आप ही के स्कूल में होंगे या फिर किसी दूसरे स्कूल में होंगे। इस बार की जो कंडीशन है कोविड-19 की कंडीशन थी, बट अब नए नए स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं और केसेस भी डे टू डे बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उसने पहले से ही कुछ स्टेप्स ले लिए थे कि क्या होगा कि इस बार हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो बढ़ा दिए गए। अगर पहले वो कुछ कम थे तो पहले जितने थे उनसे उनको 50% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके स्कूल में ना होके किसी दूसरे स्कूल में होंगे, और आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी आपके स्कूल में ना होके किसी दूसरे स्कूल में होगा, क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। इसलिए हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के सेंटर्स और एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारे रिटर्न है उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो किसी दूसरे स्कूल में होंगे और आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो भी किसी दूसरे स्कूल में होंगे। इंटरचेंज कर दिया जाएगा, 2 स्कूलों को, 3 स्कूलों को या 4 स्कूल को, जितने भी आपके वहाँ पे स्कूल्स हैं सभी को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो ये आपका डाउट था, और इसी के अंदर हमारा सेकंड डाउट आता है बच्चों का, वो ये है कि अगर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम किसी दूसरे स्कूल में होंगे तो क्या हम 30 में से 30 स्कोर नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, तो आपका जो एग्जामिनर बाहर से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आया है, उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान उस लैब का लैब असिस्टेंट, आपका इंटरनल जो जिसने आपको पूरे साल आपकी फिजिक्स पढ़ाई, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाई, चाहे बायोलॉजी पढ़ाई, कुछ भी पढ़ाया, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपके जो 30 मार्क्स जाएंगे ना, वो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि आपके 30 में से कितने मार्क्स जाने हैं। तो मेनली उन स्टूडेंट्स के 30 में से 30 मार्क्स जाएंगे जो इन 3 क्राइटेरिया से बिलोंग करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो नंबर 1 क्राइटेरिया कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी क्लास 12 के स्टार्टिंग से ही प्री बोर्ड्स में, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो स्कूल भी चाहेगा कि ये बच्चा हमें हमारे स्कूल का रिजल्ट ला के दे सकता है, 95, 97, 98% ला सकता है, तो इसके 30 में से 30 भेजो। दूसरा बच्चा जिसकी उसके इंटरनल एग्जामिनर के साथ बहुत अच्छी जमती है, बहुत अच्छी बनती है, उसकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, वो एक ओबे करता है उसके हर एक ऑर्डर्स को। एंड द थर्ड कैटेगरी इज जिसने सारे प्रैक्टिकल है बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं, वाइवा है उसका फैंटास्टिक गया है, और उसका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन है, तो उसके 30 में 30 जाएंगे। तो आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप इस फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी सी ज़रूरत है, अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म ना करें, आपका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, बट इंटरनल से बनती है ना आपकी, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। करने को कर सकते हैं, बट अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों के 30 में 30 नहीं जा सकते ना, उनमें से किसी 10, 12, 15 बच्चों के 30 में से 30 जाएंगे, बाकी बच्चों के 29, 28, 27 और मिनिमम 26 मार्क्स तक जाएंगे। सभी के 30 में से 30 नहीं जा सकते। इसीलिए जो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है दूसरे स्कूल में कराना स्टार्ट किया है। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल सिर्फ नाम के होते थे, प्रैक्टिकल होते नहीं थे। आजकल भी वही सीन है, वो आपस में सेट वगैरह हो जाते हैं स्कूल्स, सो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके एग्जाम्स प्रैक्टिकल के होंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की बात। तो आपके एग्जाम्स में क्या होता है,
एक आपकी होती है प्रैक्टिकल फाइल होती है, वाइवा होता है आपका, आपका जो इन्वेस्टिगेटरी फाइल है वो होती है, और आप उस दिन जो प्रैक्टिकल लिख के देंगे वो होता है। तो इन 4 के बेसिस पे आपको 30 में से मार्किंग मिलती है। तो आपके फिजिक्स में क्या होगा, आपके 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे, एक आपकी पार्ट फर्स्ट बुक से आएगा, एक सेकंड बुक से आएगा। सेकंड बुक में मेनली आपके ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं और सेमीकंडक्टर के हैं, और इधर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैट्स के प्रैक्टिकल हैं, वो पोटेंशियोमीटर आपका है, मीटर ब्रिज है आपका, ये सेवरल प्रैक्टिकल्स हैं आपके। तो इनमें से आपके पास कोई 2 प्रैक्टिकल आएंगे, एक पार्ट ए में से आएगा और एक पार्ट बी में से आएगा। तो उनको आपको लिखना होगा, पूरा उसमें लिखना होगा, प्रोसीजर नहीं लिखना होता आपको, पूरा आपको लाइन वाइज लिखना है। एम हो गया, देन उसकी जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, देन थ्योरी हो गई। आपको वहाँ पे ये प्रोसीजर वगैरह नहीं लिखना होता, उसके बाद आपने टेबल बना देनी होती है। अब क्या करना है आपको, इस जगह पे एक छोटी सी प्रो टिप है कि आपको आपकी जो रीडिंग्स होती है ना वो याद करके जानी है। बिकॉज उस टाइम पे अगर आप ना स्टार्टिंग से भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा मीटर ब्रिज किया, अच्छे से सब कुछ किया, आपसे वो प्रैक्टिकल वाले दिन फिर भी परफॉर्म नहीं होना। लिख के दे सकता हूं मैं कि आपसे प्रैक्टिकल वाले दिन वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। एक अच्छा अलग सा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो इसलिए वो आपसे परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए आप वो रीडिंग्स हैं वो याद करके जाएं। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ याद करके जाएं, ऐसे नहीं कि रीडिंग की पर्ची बना के कभी जुराब में डाल ली, कभी जेब में डाल ली। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए ना और आपके 30 में 30 मार्क्स आने हैं, फिर भी वो एग्जामिनर को मजबूरन आपके मार्क्स काटने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रीडिंग्स याद करके जाएं। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको ऐसा प्रैक्टिकल मिल गया जो आपको नहीं आता था, एक प्रैक्टिकल वो था आपको नहीं आ रहा था और वही आपके आ गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने उस इंटरनल से बात कर सकते हैं या आपके उस लैब असिस्टेंट से बात कर सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल सिलेक्ट, मतलब आप प्रैक्टिकल चेंज कर दें, कि उसे रिक्वेस्ट करें आप कि आप प्रैक्टिकल चेंज कर दें। वो आपका प्रैक्टिकल इंटरचेंज कर देगा, सेट कर देगा ऊपर नीचे, तो आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दिक्कत नहीं है ऐसी। बट ये कि आपकी आपके इंटरनल से और आपके उस लैब असिस्टेंट से बनती हो। अगर आपकी उससे नहीं बनती ना तो किसी भी हालत में वो चेंज नहीं करेगा, चाहे भाड़ में जाओ, आपको क्या है, उसको क्या लेने देना जब आपने उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं की ना। इसीलिए कहते हैं टीचर्स से बना के रखनी चाहिए। देन अब बात करते हैं हमारी प्रैक्टिकल फाइल की। इस फाइल की बहुत वैल्यू है, इसको आपने अच्छे से मेंटेन रखना है, एक अच्छा कवर चढ़ाना है ऊपर, उसके बाद ये चिट लगानी है बड़े वाली। इसमें आपके स्कूल का नाम होना चाहिए, आपका नाम, आपकी क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट जो है वो, आपकी टीचर के साइन, और उसके बाद आपके प्रिंसिपल की इस जगह पे साइन का कॉलम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। इस तरीके से करना है। इसका वो एग्जामिनर आएगा वो सिर्फ इंडेक्स देखेगा, तो इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए, अच्छे तरीके से साइन होने चाहिए, सारे के सारे साइन होने चाहिए इस तरीके से, और उसका लास्ट पेज देख के वो चेक कर देगा। उसका लास्ट पेज देखेगा वो, उस जगह साइन मार देगा और चेक कर देगा, और कुछ नहीं करेगा, उठा के रख देगा इसको। फिर बारी आएगी आपके इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट की, वो उठाएगा, आपका जो टॉपिक होगा ना उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखना, आप जिस पे भी बना रहे हैं ना उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या है, कि वो मुझसे आपसे पूछेगा और आपका वो वाइवा इसी से लेगा, आपकी इन्वेस्टिगेटिव फाइल से, या फिर अगल बगल कहीं से भी ले सकता है। मेरा फिजिक्स का वाइवा हुआ था, बहुत भयंकर वाला हुआ था, वो कहाँ से मर्जी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और मेरे इन्वेस्टिगेटिव से क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो ये बात है। उसके बाद आता है हमारा वाइवा। वाइवा आपके इन्वेस्टिगेटिव से हो गया, किसी मर्जी से हो गया। अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव से नहीं आता तो आप उससे बहस मत कीजिए उस एग्जामिनर से। वो आपको बोलेगा कि तुमने इसको कॉपी करके बनाया है, तो कहिए सॉरी सर। उसे बहस मत कीजिए, नहीं नहीं सर मैंने तो नहीं बनाया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ये बहस नहीं करनी। अगर ये बहस कर ली ना तो आपका उसके सामने इंप्रेशन खराब होगा कि बच्चा बहस करता है, क्यों नंबर दो उसको पूरे में 29 28 नंबर देके जाएगा वो आपको, अगर 30 आते होंगे तो भी। इसीलिए आपको बहस नहीं करनी उससे, आराम से पोलाइटली बात करनी है, हाँ जी सर, सॉरी सर मैं नहीं पढ़ पाया, ऐसे। आपको उसके सामने बिल्कुल बहस नहीं करनी। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स का वाइवा होगा। डरिए मत, फिजिक्स से बच्चे डरते हैं, वाइवा से डरते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एकदम नॉर्मल, वो भी इंसान ही जो वाइवा लेने आ रहे हैं। पहली बात तो अच्छे मूड में होते हैं एग्जामिनर्स, पूरे अच्छी खातिरदारी होती है, आते समोसे वगैरह खिलाए जाते हैं उनको, खाना खूना पूरा खिलाया जाता है उनको, सारा कुछ अच्छे से, तो एकदम मस्त मूड में होते हैं वो। आपसे हो सकता है कि आपसे वाइवा ले ही ना, वो सीधे नंबर दे दें। तो सब चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बट आपको एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है। जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करें हम, तो उस वर्स्ट के लिए कि इस बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है,
उसके लिए प्रिपेयर रहना है हमें। देन बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी सेम वही है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके अंदर आपके दो प्रैक्टिकल्स होंगे, एक टाइट्रेशन होगी और एक सोल्ट एनालिसिस होगा, आपकी फाइल होगी, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होगा और वाइवा होगा। अब जो आपके दो आएंगे, एक टाइट्रेशन आएगी और एक सोल्ट एनालिसिस आएगी। टाइट्रेशन जो है फिर भी इधर उधर से देख के कर लेते हैं, बट सोल्ट एनालिसिस के अंदर आप इधर उधर से देख के नहीं कर सकते साथ वाले से, क्योंकि आपका और साथ वाले का सोल्ट अलग होगा। आपको एक छोटे से पैकेट के अंदर सोल्ट मिलेगा, उसके बाद नंबरिंग होगी और उस नंबरिंग में कौन सा सोल्ट है वो आपके उस इंटरनल को पता होगा, उस लैब असिस्टेंट को पता होगा, एक पर्टिकुलर रजिस्टर में लिखा होगा उसने कि इस नंबर पे ये सोल्ट था। तो आपको उस सोल्ट का एनालिसिस करना है। अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे नहीं होता तो आप अपने हेल्पर को बुलाइए, उस लैब असिस्टेंट को बुलाइए और उसे बोलिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि वो आपको बता दे कि इस नंबर पे ये सोल्ट है, तुम ये लिख दो इसका फटाफट। तो आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पता होना चाहिए। अगर आपने वो कर दिया, अगर आपने लिख दिया वो और आपका वो एग्जामिनर बाई चांस आपकी सीट पे आया, आपसे पूछा कि कौन सा सोल्ट है, कैसे पता लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर सोल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या स्मेल आती है, क्या पीपीटी बनता है और क्या क्यों बनता है, पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए। चाहे आपसे वो नहीं हो पा रहा, बट आपको वो पूरी जो लिखा हुआ है ना अपने उसके अंदर वो पता होना चाहिए। देन आते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में भी वही सेम चीज़ बोलूँगा जो फिजिक्स में थी, कि यही चीज़ होनी चाहिए कि आपको उसके टॉपिक के बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट को, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। बाकी 30 मार्क्स लाना कोई ऐसा मतलब कि कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से आ जाते हैं 30 मार्क्स। देन आते हैं हमारे बायोलॉजी के ऊपर। तो जो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स उसमें क्या होता है, आपकी स्पोर्टिंग आती है, स्लाइड प्रिपरेशन आती है, देन आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेटिव फाइल होगी और फिर हो गया वाइवा। तो ये 5 चीज़ें होती हैं आपके। पहला होता है हमारा स्पोर्टिंग। आपको क्या दिए जाएंगे, एक बेंच होगा, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोर्ट लिख जाएंगे। स्पोर्ट 1 2 3 4 जो आपके वो होते हैं, उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आपके जो रखे होते हैं स्पेसिमेंस वो होंगे और एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रखी होगी। तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा है ये। पर स्पेसिमन आपको 2 से 3 मिनट मिलेंगे। आपको सबसे पहले स्पोर्ट लिखना है, स्पोर्ट नंबर 1 लिख दिया, देन आइडेंटिफिकेशन लिखना है कि ये किसका स्पेसिमन है, देन उसकी क्लासिफिकेशन लिखना है आपका, उसका बोटेनिकल नेम लिखना है आपने, और उसके बाद आपने उसके ऊपर 2 या 3 कमेंट लिखने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन का आंसर करना है, अदरवाइज आपको कोई अपनी मर्जी से 2 कमेंट लिखने हैं। तो आपको ये 14 मिनट 15 मिनट मिलेंगे इस काम के लिए। 7 से 8 होगा आपके पास, आधा घंटा हो सकता है मैक्सिमम आपको मिल जाए इसके लिए। और देन आता है स्लाइड प्रिपरेशन। आपको एक स्लाइड को प्रिपेयर करना होगा। आ सकता है आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। मेनली ये प्रैक्टिकल स्लाइड प्रिपरेशन का नहीं होता, क्योंकि स्लाइड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एग्जामिनर करता है फटाफट से काम नक्की हो, तो आपका हो सकता है स्लाइड का काम ना आए। देन आता है हमारा इन्वेस्टिगेटरी। सेम है बायोलॉजी में, इन्वेस्टिगेटरी के साथ साथ आपको अपने बुक के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो बायो में बुक से पूछने वाले बहुत सब टॉपिक्स होते हैं, तो बुक से आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं वो। देन आता है हमारा वाइवा अच्छे से आप कर सकते हैं इजीली। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप वाइवा इजीली दे सकते हैं। और अब लास्ट में कुछ प्रो टिप्स कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर 1 चीज़ ये है कि चीटिंग करते हुए मत पकड़े जाना। अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए ना, तो आपको जो 30 मिलने थे ना, 28 27 या हो सकता है 0 मार्क दे के वो रेड पेन मार के फेल कर दे आपको। तो ध्यान रखना, चीटिंग करते मत पकड़े जाना, क्योंकि चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो मजबूरन उसको आपके नंबर काटने पड़ेंगे, तो उसका ध्यान रखना। सेकंड चीज़, उस एग्जामिनर से आपको कुछ मर्जी बोले, वो कि कैसा मर्जी मजाक करे, हंस देना, मतलब मजाक करे तो हंस देना, और उससे कोई भी बहस मत करना, किसी भी तरह की बहस में मत उलझ जाना उससे। अगर किसी भी तरह की बहस में उलझ गए तो आपको भुगतना पड़ेगा। देन थर्ड आता है, जो मैं थर्ड टिप है आपके लिए, मेरी प्रो टिप है, वो ये पैनिक मत होना। आपसे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा ना, तो धीरे से अपने इंटरनल को बुलाओ, सर मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो बोलेगा, आपको कोई ना कोई तरीका बताएगा वो करने का, और आप कर लेंगे वो। बिकॉज उस टाइम पे चाहता है, क्योंकि उस टाइम पे ना वो आपके इंटरनल की इमेज का सवाल होता है कि उसने किस तरीके से पढ़ाया है और बच्चों को किस तरीके से आता है। उस टाइम पे वो आपका नहीं, उस इंटरनल का ही इवेल्युएशन होता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा था। तो उससे आप बात करेंगे पोलाइटली वे से, तो वो आपको बता देगा। डरिए मत, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ स्कोर है 30 आउट ऑफ 30, ये फ्री के मार्क्स हैं, 30 यूँ आते हैं, बट ध्यान रखना फाइल को कवर करना अच्छे से, ये इंप्रेशन डालेगी आपका उस एग्जामिनर के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह पढ़ते रहना, और विश्वास है मुझे कि तुम स्कोर करके आओगे 30 आउट ऑफ 30 इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर। कोई और क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक ड्रॉप कर दो,
मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको बताने के लिए। और भी किसी भी वीडियो चाहते होगी इस टाइम पे, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको, तो वो भी आ जाएगी। और मैं कोशिश आपको 20 मार्च के बाद रेगुलर वीडियोस आएंगी, बिकॉज 20 मार्च तक अब मेरी भी एग्ज़ाम है। कल मेरा भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, मेरा जूलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कल, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है मुझे। ये देखिए फाइल ये बड़ी सारी जूलॉजी की, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कल मेरा जूलॉजी का, उसकी प्रिपरेशन करनी है मैंने। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहना। 4 क्या हो गया, अगला क्या हो गया।